छोड़ दो मुझे, मैं एक तवायफ नहीं हूँ। वो फिर से चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ में एक डर, बेबसी और एक बगावत सुनाई दे रही थी। प्लीज़ जाने दो मुझे। प्रतीक सिंह ने उसकी बाजू कसकर पकड़ और उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर निकाला। शहर की रोशनी बहुत पीछे रह गई थी और वो अपने फार्म हाउस के नीचे उसे लिए खड़ा था। रात के अंधेरे में बस झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खबरदार, जब ने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला। प्रतीक सिंह गुस्से से दहाड़ा और वो लड़की उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह से कांप गई। प्रतीक सिंह कोई आम आदमी नहीं था। वो सिंह फैमिली का इकलौता चिराग था। पूरा गांव उससे डरता था। उसे ना तो किसी पर रहम आता था, ना ही किसी के आंसू के पत्थर दिल को मौम कर सकते थे। उसके नाम से लोग दहल जाते थे। उसकी दुनिया तीन चीज़ों के सहारे चलती थी: दौलत, ताकत और बेरहमी। औरत उसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना थी जिसे खरीदा और इस्तेमाल किया जा सकता था। बेरहमी और घमंड उससे विरासत में मिला था। उसके पापा भी इतने ही सख्त और घमंडी थे जितना कि वो खुद था। ये सब कुछ ही घंटे पहले शुरू हुआ था। उसके बाप के कत्ल के बाद उसके अंदर जल रही बदले की आग जल रही थी। सुकून उससे कोसों दूर था। आज जब वो अपनी बेचैनी और गुस्से की इंतहा पर था, उसके एक पुराने नौकर राजू ने उसको एक मशवरा दिया। छोटे सिंह, गुस्से को भूलने का एक ही तरीका है, काम की बात करो, बकवास मत करो। प्रतीक सिंह ने अपने हाथ से गिलास में इस तरह पटकते हुए कहा। सिंह जी, कोठे पर चलते हैं, एक रात में आपका सारा गुस्सा भुला देंगे। ये ख्याल प्रतीक सिंह को अजीब लगा, मगर उसको अपने अंदर की आग को ठंडा करने के लिए उसे कुछ भी मंजूर था। उसने अपने दूसरे नौकर से कहा, राजू से कहो लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको कभी किसी ने हाथ तक ना लगाया हो। उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हुक्म को मानते हुए नौकर ने सर झुका लिया। गाड़ी निकाली गई और अब प्रतीक सिंह यहाँ था, एक ऐसी लड़की के साथ जो खुद को तवायफ मानने से इनकार कर रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और जब प्रतीक सिंह कोठे पर पहुंचा तो वहां का माहौल उसकी तबीयत से बिल्कुल अलग सा था। रोशनियां हो रही थी, हंसी की आवाज़ गूंज रही थी, तबले के बजने से एक अजीब सा शोर पैदा हो रहा था। वो जिंदगी में कभी ऐसी जगह पर नहीं आया था। वो औरत की इज्जत नहीं करता था, वो उसे हमेशा अपने पैर की जूती समझता था। लेकिन यह भी सच था कि उसने कभी खुद किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। आज वो अपनी सारी हदें पार करने आया था, सिर्फ और सिर्फ सुकून की तलाश में, जो उसके बाप की मौत ने उससे छीन लिया था। कोठे की मालकिन उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में लालच और डर की चमक दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। अरे वाह, आइए आइए, आज तो छोटे सिंह हमारे गरीब खाने पर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि वो यहाँ से खुश होकर जाएं। पहले मेरी शर्त पूरी करो, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। प्रतीक ने गुस्से से कहा तो वो थोड़ा हड़बड़ाई। लेकिन छोटे सिंह जी, जैसे आपने डिमांड की है उसके लिए हम मुंह मांगी कीमत लेते हैं। मैं कीमत दे नहीं आया हूँ। उसने नोटों की मोटी गड्डी निकालकर मेज पर फेंकी। अब मुझे लड़की दिखाओ। दूसरी तरफ निधि एक कमरे में जमीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर नीले निशान उभर आए थे। ये सब कोठे की मालकिन की मार का नतीजा था। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मैं तवायफ नहीं, तिस्किया लेते हुए बोली। अभी कुछ देर पहले ही वहां की मालकिन ने निधि का सर बेड पर देकर मारा था। तभी एक तवायफ अंदर आई। ना तो उसके चेहरे पर हमदर्दी थी, ना कोई शर्म। चल उठ, तैयार हो जा, तेरी बहुत ऊंची बोली लगने वाली है आज। मुझे नहीं लगवानी कोई बोली, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज, निधि ने उसके पैर पकड़ते हुए कहा। मेरा छोटा भाई अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है। वाह, बड़े नखरे वाली है तू। तो तवायफ ने उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचा। तुझे यहाँ पर कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया है। तेरा बाप, तेरा अपना सगा बाप तुझे यहाँ पर खुशी खुशी छोड़कर गया है। चल उठ, अब जल्दी से तैयार हो, कीमत अदा की है तेरी। अब मालकिन तुझसे डबल पैसे कमाएंगी। मेरा, उसका सारा वजूद टूटकर बिखर गया। वो रोने लगी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद निधि को जबरदस्ती तैयार करवाकर प्रतीक सिंह के सामने लाया गया। प्रतीक सिंह, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, उसकी नज़र सबसे पहले निधि के चेहरे पर पड़े उस नीले निशान पर गई। वो बुरी तरह से रो रही थी, उसके हाथ दर्द से कपकपा रहे थे। लेकिन निधि के आंसुओं में एक अजीब सी बगावत छुपी हुई थी। उसकी आंखों से मासूमियत झलक रही थी, मासूमियत ऐसी जो इस गुनाह की दुनिया से बिल्कुल अनजान हो। प्रतीक सिंह जैसा पत्थर दिल इंसान भी न जाने कि उस लड़की को देखकर पल भर के लिए नरम पड़ गया। उसके अंदर कुछ टूटा हुआ था,
ये वो चीज़ नहीं थी जिसकी प्रतीक को तलाश थी। ये कोई खिलौना नहीं था, ये तो जीती जागती एक मासूम सी लड़की थी जिसे कुचला जा रहा था। प्रतीक सिंह के अंदर उठने वाला वो नर्म जज्बा, वो कुछ ही पल के लिए था। प्रतीक ने अपने आप को संभाला और फिर वहीं से अपने चेहरे पर सख्ती हावी कर ली। उसने मेज पर पड़ी नोटों की गड्डी कोठे की मालकिन की तरफ सरकाई और कहा, ये लो तुम्हारी मुंह मांगी कीमत। जाओ इस लड़की को गाड़ी में बिठा दो। 2 दिन ये मेरे साथ रहेगी और फिर मैं इसे वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। उसने गुस्से से कहा, कोठे की मालकिन की तरफ को उंगली उठाते हुए। और तुम अब किसी तरह की कोई बहस मत करना मेरे साथ। उसने छुपाकर नोटों की गड्डी उठाई। नोटों की चमक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। नहीं छोटे सिंह, आप खुश होकर यहाँ से जाइए। ये लड़की अब आपकी है। जब तक आप चाहें इसे अपने पास रखिए। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर निधि की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। निधि गुस्से से चीखी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक तवायफ नहीं हूँ। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। थोड़ा तो मेरे ऊपर तरस खाओ। उसकी ये चीखें कोठे के शोर में दब गई। प्रतीक सिंह ने तेजी से कदम बढ़ाए और निधि की तरफ देखे बिना ही वो वहां से निकल गया। उसके एक इशारे पर 2 नौकरों ने निधि को जबरदस्ती उठाया और घसीटते हुए अपने साथ ले गए। गाड़ी प्रतीक के फार्म हाउस पर जाकर रुकी। उसने पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, लड़की को अंदर ले जाओ। लेकिन निधि गाड़ी से निकलने के लिए तैयारी नहीं थी। वो गाड़ी की सीट को मजबूती से पकड़े हुए बैठी थी और बराबर नाम में सर हिलाए जा रही थी। निधि की इस हरकत ने प्रतीक के गुस्से को बढ़ा दिया। जो एक पल के लिए नर्म पड़ा था, वो अब फिर से वही जल्लाद प्रतीक सिंह बन चुका था। वो गुस्से से आग बबूला होकर आगे बढ़ा और गुस्से से उसके बाजू इतनी जोर से खींचा। निधि चीखती हुई गाड़ी से बाहर आ गिरी। प्रतीक उसे घसीटता हुआ सीधा अंदर ले गया और लाकर कमरे में बेड पर फेंक दिया। रात में कमरे में सिर्फ निधि की सिसकियां और प्रतीक की भारी सांसों की आवाज थी। निधि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। उसने पास पड़ा शीशे का फ्लावर पॉट उठाया और प्रतीक सिंह के चेहरे पर मारने ही वाली थी कि प्रतीक ने अपना बाजू बीच में कर लिया। फ्लावर पॉट उसके हाथ पर लगकर करची करची हो गया। शीशे के टुकड़े उसके हाथ में घुस गए और खून बहने लगा। अब प्रतीक सिंह का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से से निधि के बालों को पकड़कर खींचा और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तवायफ होकर इतने नखरे हैं तुम्हारे। निधि ने अपनी पूरी ताकत से प्रतीक को इतनी तेज धक्का दिया। प्रतीक इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो चंद कदम पीछे जा गिरा। प्रतीक हैरान था, वो इतना लंबा चौड़ा ताकतवर नौजवान एक नाजुक सी लड़की के धक्के से आखिर कैसे गिर सकता है। इतनी हिम्मत इस लड़की में। इससे पहले कि वो संभलता, निधि ने फ्लावर पॉट के पड़े एक नुकीले टुकड़े को अपने हाथ में उठा लिया। उसने कांपते हाथों से वो टुकड़ा प्रतीक सिंह की तरफ दिखाते हुए कहा, खबरदार जो मेरे पास भी आए तो ये काश तुम्हारी आंखों में दे मारूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो गुस्से से चीखते हुए कह रही थी, मैं तवायफ नहीं, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जिन्होंने प्रतीक सिंह के पत्थर जैसे दिल को चीर रख दिया था। वो लड़की जो कांपते हाथों से कांच के टुकड़ों को पकड़े, आंखों में आंसू लिए प्रतीक से बगावत कर रही थी। उसके चेहरे से मासूमियत और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार अपनी जिंदगी में, पहली बार प्रतीक सिंह को किसी औरत पर रहम आया था। आज वो प्रतीक सिंह जो अपने घमंड और बेरहम से जाना जाता था, निधि जैसी लड़की के साथ खुद को बेबस महसूस कर रहा था। प्रतीक के पास ताकत थी, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, मगर उस लड़की की सच्चाई ने प्रतीक के हाथ बांध दिए थे। वो तेजी से पीछे हटा और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही प्रतीक बाहर निकला, निधि ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वही दरवाजे के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो फूट फूट कर बुरी तरह से रोने लगी। यह आपने क्या किया? निधि ये खुद से कह रही थी। आपने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी इज्जत 2 पल में बर्बाद कर कर रख दी। कैसे बाप हैं आप? अब मुझे नफरत होने लगी है आपके नाम से भी। आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? प्रतीक दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। निधि का हर एक लफ्ज उसके कानों से होते हुए उसके दिल में उतर रहा था। इसका मतलब ये लड़की अपनी मर्जी से कोठे पर नहीं आई है, जबरदस्ती की गई है इसके साथ। इसके बाप ने खुद इसे भेजा है वहां पर। ये सोच प्रतीक के दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी। प्रतीक सुकून की तलाश में निकला था। वो एक नई उलझन में फंसने लगा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बाहर लॉन में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। प्रतीक के दिमाग में बस उस लड़की के आंसू और उसके अल्फाज गूंज रहे थे। रात और गहरी होती जा रही थी।
लेकिन प्रतीक सिंह को इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा था। वो बस वही कुर्सी पर बैठा हुआ था और बराबर उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। कैसे बाप हैं आप, मुझे नफरत होने लगी है आपके नाम से भी। उसके अपने बाप की तस्वीर उसकी आंखों में घूमने लगी। एक ऐसा बाप जिसके लिए हर रिश्ते से बढ़कर उसका घमंड था। क्या सच में एक बाप अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर सकता है? ये ख्याल भी प्रतीक के वजूद को झंझोड़ रहा था। अंदर निधि दीवार से टेक लगाए अपना सर घुटनों में दिए बुरी तरह से रोए जा रही थी। निधि पूरी तरह से टूट चुकी थी। बाप का दिया जख्म हर जख्म से गहरा था। कुछ देर बाद फार्म हाउस की पुरानी नौकरानी डरते डरते प्रतीक सिंह के पास आई। उसके हाथ में एक महंगा खूबसूरत जोड़ा था। ये लीजिए छोटे सिंह जी, जो आपने मेहमान के लिए मंगवाया था। प्रतीक ने एक नज़र उस जोड़े पर डाली जो उसने कुछ घंटे पहले मंगवाया था। जब उसके इरादे कुछ और थे, वो उस लड़की को सिर्फ एक खिलौना समझ रहा था। अब यह जोड़ा देख उसे अपनी ही जात पर एक तमाचा महसूस हो रहा था। उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जहाँ से अभी भी खून बह रहा था। फ्लावर पॉट के शीशे से जो उस लड़की ने जख्म दिया था, वो निधि की बगावत की निशानी थी। इसे वापस ले जाओ, प्रतीक की आवाज़ में थकावट थी। ऐसा करो, कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स होगा। उस लड़की के चेहरे और काफ़ी जगह चोट है, जाकर उसकी मरहम पट्टी करो और उसके लिए खाना भी ले जाओ। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। ये सुनकर नौकरानी को लगा जैसे उसके कान बज रहे हो। क्या? उसने सही सुना था। प्रतीक सिंह और रहम, ये दो अल्फाज उसने एक साथ अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। वो छोटी सी गलती पर ही नौकरों की खाल उधेड़ दिया करता था और अब वो कोठे से लाई गई लड़की की फिक्र कर रहा था। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बिना कुछ कहे सर झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसका दिल डर और हैरत से धड़क रहा था। वो नौकरानी जब दरवाजे पर पहुंची तो उसने हल्के से दरवाज़ा बजाया। कौन है? अंदर से निधि की कांपती हुई आवाज़ आई। मैं हूँ, यहाँ की नौकरानी। दरवाज़ा खोलो। नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चली जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में एक डर था। नौकरानी ने प्यार से कहा, डरो नहीं बेटी, सिंह जी ने कहा है कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं तो तुम्हारे जख्मों पर दवा लगाने और तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। चलो अब जल्दी से दरवाज़ा खोल दो बेटी। निधि को उसकी आवाज़ में एक उम्मीद नजर आई थी। उसे लगा ये औरत इस कैद खाने से उसे बचाने आई है। उसकी मदद से शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। निधि ने काटते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। नौकरानी अंदर गई तो उसने निधि के चेहरे पर एक डर देखा। वो हल्के से अंदर गई। निधि को देख जैसे उसका दिल भर आया हो। उसने रुई को दवा में डुबोकर हल्के हल्के निधि के जख्म पर लगाने लगी। निधि दर्द से सिसकने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मरहम पट्टी करने के बाद नौकरानी ने खाने की ट्रे निधि के सामने रख दी। लो खाना खा लो, नौकरानी ने बड़ी हमदर्दी से कहा। खुशकिस्मत हो तुम, छोटे सिंह ने पहली बार किसी पर रहम खाया है। निधि ने एकदम मुस्कुराकर कहा, और कब तक खाएंगे तुम्हारे छोटे सिंह मेरे ऊपर रहम? ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। उसने मेरी कीमत दी है वहाँ पर। निधि की आंखों में आंसू उतर आए। उसने बड़ी मासूमियत से नौकरानी की तरफ देखा और कहा, दीदी आप मेरी मदद कर दो और मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सुनते ही नौकरानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चारों तरफ डर कर देखा और बोली, नहीं बेटी नहीं, ये पाप मुझसे मत करवाओ। छोटे सिंह मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। तुम नहीं जानती छोटे सिंह को, उसका गुस्सा आसमान जला देता है। ये कहकर वो तेजी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। निधि की आखिरी उम्मीद भी टूटकर रह गई। वो अब सच में यहाँ पर कैद थी, एक ऐसे इंसान के कैद में जिसके बेरहमी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। निधि ने बेबसी से खाने की ट्रे की तरफ देखा और एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। फार्म हाउस में निधि को आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। 2 ऐसे दिन जो उसने अजीब ही सोचों और डर में काटे थे। ये सोने का पिंजरा, इस कमरे में हर एक आराम की चीज रखी थी, लेकिन आज़ादी नहीं थी। इन 2 दिन ना तो प्रतीक सिंह उसके कमरे में आया और ना ही उसने किसी नौकर से कुछ कहलवाया था। ये खामोशी किसी तूफान से आने से पहले के सन्नाटे की तरह थी और ये निधि को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो जानती थी उसे 2 दिन के लिए लाया गया था। अब क्या होगा? अब क्या वो उसे वापस वही छोड़ आएगा? ये सोचकर वो कांप जाती थी। इन 2 दिनों में उसका गुस्सा प्रतीक सिंह की ज्यादा अपने बाप पर बढ़ता जा रहा था। प्रतीक सिंह तो एक जालिम इंसान था, उससे रहम की उम्मीद ही क्या थी। मगर उसका बाप, उसका अपना खून जिसने उसे पैदा किया, उसने उसे बेच दिया। इस धोखे की कोई माफ़ी नहीं थी। तीसरे दिन की शाम गहरी हो रही थी जब कमरे का दरवाज़ा बाहर से खुला।
प्रतीक सिंह अंदर आया। उसे देखते ही निधि का सांस गले में अटक गया। वो झट से बेड से उठी और एक कोने में जाकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। मुझ पर रहम खाओ, देखो मुझे ऐसा कुछ मत कहना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्रतीक को देखते ही उसके मुंह से ये सब बातें निकलने लगी। निधि ने गौर से प्रतीक के चेहरे को देखा। आज उसकी आंखों में वो पहली रात वाली हैवानियत नहीं थी, बल्कि वो बहुत आराम से और नर्म अंदाज में बोल रहा था। घर कहाँ है तुम्हारा? उसकी आवाज़ पुरसुकून मगर भारी थी। निधि को उसकी बात पर हैरत हुई। मेरा घर, प्रतीक सिंह ने दोहराया। हाँ, तुम्हारा घर। प्रतीक ने वही सवाल किया जो 2 दिन से निधि को परेशान कर रहा था। और तुम्हारे बाप ने क्यों बेचा तुम्हें कोठे पर? इस सवाल ने निधि के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर उसके अंदर की सारी तकलीफ, सारा गुस्सा अल्फाजों में बाहर निकलने लगा। मेरे बाप ने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो मजबूर था। मेरा भाई, वो बीमार है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बहुत से पैसे मांगे हैं। मेरा बाप एक गरीब मजदूर है, वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता? उन्होंने हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाया, हर दोस्त से उधार लेने को कहा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो रोते हुए बोल रही थी। मेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तब मेरे बाबा के दोस्त ने उनसे कहा कि अपनी बेटी को कोठे पर बेचा, वहाँ पर बहुत अमीर लोग आते हैं। और आगे वो बोल न सकी। प्रतीक सिंह उसकी पूरी बात खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, इज्जत को दांव पर लगा दिया बेटे को बचाने के लिए। इससे अच्छा तो बेटे को मर जाने ही दिया होता। ये अल्फाज तीर की तरह निधि के दिल में चुभे। वो जानती है उसका बाप गलत है, लेकिन ये इंसान कौन होता है फैसला करने वाला? उसके आंसुओं में एकदम गुस्से की चमक आई। उसने तेजी से नफरत भरी आवाज में कहा, मेरे बाबा तो इज्जतदार नहीं थे, लेकिन आप कहाँ के इज्जतदार हैं, जो कोठे पर जाकर एक मजबूर लड़की की कीमत अदा कर कर अपने साथ जबरदस्ती उठाकर ले आए। ये एक बड़ा हमला था प्रतीक सिंह के घमंड पर, उसके गुरूर पर। 2 पल के लिए कमरे में शांति छा गई। उसकी नौकरानी ने ठीक कहा था, प्रतीक सिंह का गुस्सा आसमान जला देता है। निधि ने सोचा कि अब वो उसके गुस्से से जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन प्रतीक गुस्से में नहीं आया। उसने निधि के जवाब को ऐसे सुना जैसे कोई असर ही ना हुआ हो, और नर्म आवाज में बोला, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस तुम मुझे उस अस्पताल का नाम बताओ जिसमें तुम्हारा भाई एडमिट है। निधि जो सोच रही थी कि वो प्रतीक के गुस्से से नहीं बचेगी, उसको प्रतीक की ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई। अपने कानों सुनी बात पर उसे यकीन नहीं आया। ये इंसान, ये प्रतीक सिंह, जिसकी बेरहमी के किस्से उसने सुन रखे थे, ये मेरे ऊपर इतना रहम कैसे कर सकता है? कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं, या कोई नया खेल? निधि को प्रतीक सिंह पर शक होने लगा। उसे कुछ बहुत गलत होने की बू आने लगी। निधि ने न चाहते हुए प्रतीक को अस्पताल का नाम बताया। प्रतीक ने नाम सुना और हाँ में सर हिलाया, और जिस तरह खामोशी से अंदर आया था उसी तरह कमरे से बाहर चला गया। निधि उसको जाते हुए देखती रही। उसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस पत्थर दिल इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। प्रतीक सिंह जब कमरे से बाहर निकला तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वही जीने पर खड़े अपने मैनेजर को कॉल की और कहा कि मैं प्रतीक सिंह बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ में वही पुराना अंदाज और हुक्म था, मगर इस बार उसका मकसद अलग था। शहर के स्टैंडर्ड अस्पताल में एक मरीज है, उसके इलाज के लिए जितना भी बिल है उसे अभी और इसी वक्त मेरी तरफ से पे कर दो, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक न हो जाए उसका हर एक खर्चा मेरी तरफ से होगा, और मैं 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने फ़ोन बंद करके अपने सबसे ख़ास आदमी को फ़ोन किया। कोठे पर जाओ और वहाँ की मालकिन को उतनी ही कीमत दे दो जितनी उसने इस लड़की के बदले उसके बाप को दी थी, और उससे साफ साफ कह देना कि मामला यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए, और आगे से उस लड़की या उसके खानदान की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखे। ये 2 काम कर कर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसने कोई पाप नहीं किया था, मगर वो उस पाप का हिस्सा जरूर बनने जा रहा था। आज प्रतीक सिंह ने इस गंदगी को साफ कर दिया था। वो दोबारा निधि के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला, देखा कि निधि वही जमीन पर बैठी थी। आंखों में उलझन और चेहरे पर डर था। वो प्रतीक सिंह को अपने सामने देखकर फिर से सहम गई। प्रतीक सिंह चलकर उसके पास गया और उससे बहुत नर्म आवाज में बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे बाप के पास छोड़ दूं। निधि को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। ये इंसान उसके घर छोड़ने की बात कर रहा था, वही घर जिसके दरवाजे पर उसकी इज्जत नीलाम हुई थी। निधि के दिमाग में बहुत सारे सवाल उभर आए।
इतना रहम क्यों कर रहे हो तुम? वो एकदम बोल पड़ी। उसकी आवाज़ में एक शक था। ये सुनकर प्रतीक सिंह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। वो कमरे से निकलने ही वाला था, एकदम पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जिसमें गुस्सा भी था और अफसोस भी। क्यों, तुम्हारा फिर से कोठे पर जाने का इरादा है क्या? इस बार तुम प्रतीक सिंह के हाथ लगी थी, इसलिए बच गई। अगली बार कोई और हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उसे दलदल में जाकर फंस जाओ, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत से छोड़ने बोल रहा हूँ। इज्जत, ये शब्द प्रतीक सिंह से अच्छा नहीं लग रहा था। वो इंसान जो औरत को अपने पैरों की जूती समझता था, आज उसी की बात कर रहा था। निधि खामोशी से उठकर खड़ी हुई। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी छाई रही। गाड़ी शहर के बीच गलियों से गुजर रही थी। फार्म हाउस की शान शौकत और ये गलियों की गंदगी के बीच जमीन आसमान का फर्क था। निधि खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। उसका दिल डूब रहा था कि वो किस मुंह से अपने घर जाएगी। गाड़ी सीधा उसके घर के बाहर रुकी। यही उसका घर था। प्रतीक सिंह गाड़ी से उतरा। निधि भी हिम्मत कर कर गाड़ी से बाहर निकली। दरवाजा बजते ही निधि की माँ ने दरवाजा खोला और निधि को सही सलामत देकर जान में जान आई। वो रोती हुई निधि से लिपट गई। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरे जाने से तो मैं मर ही गई थी। लेकिन निधि चुपचाप एक बुत की तरह खड़ी रही। उसने अपनी माँ को खुद से अलग किया। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, बस नफरत और दुख था। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी माँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। बेटियाँ इज्जत होती हैं, सौदा करने के लिए नहीं। आप दोनों ने मेरी इज्जत को बेचा अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या मैं इतनी बुरी थी आपकी नज़र में? निधि की आवाज़ सुनकर उसके बाबा भी बाहर आ गए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो शर्म से अपनी नज़रों पर उठा ही नहीं पा रहे थे। वो निधि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर था। निधि चीखी। मजबूर? आप मजबूर थे या बेशर्म? एक बाप कभी अपनी बेटी की बोली लगा सकता है क्या? इससे तो अच्छा होता आप मुझे पैदा होते ही मार देते। ये एक कयामत थी जो इस छोटे से घर पर टूटी थी। माँ बेटी के पाँव पड़ रही थी। बाप माफिया मांग रहा था और निधि पत्थर बनी खड़ी थी। प्रतीक सिंह कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। ये सब ड्रामा उसी का पैदा किया हुआ था। इस मासूम लड़की के आंसुओं ने उसका पत्थर दिल पिघला दिया था। वो लड़की जो अब अपने ही घर में अजनबी थी। प्रतीक खामोशी से मुड़ा और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक दफा पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की जो पल भर में उसके दिल में उतर गई थी, वो खड़ी रोती हुई अपने खानदान से जंग लड़ रही थी। वो नहीं जानता था कि वो जिस लड़की को एक रात का खेल समझकर लाया था, वही लड़की अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। अपने फार्म हाउस आने के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन प्रतीक सिंह को एक पल भी सुकून न मिला। ये इतनी बड़ी हवेली उसे काटने को दौड़ती थी। हर चीज उसे सिर्फ निधि की याद दिलाती थी। उसकी मासूमियत, उसके आंसू, उसकी बगावत और उसके वो सवाल, आप कहाँ से इज्जतदार हैं? ये सवाल तो उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगता था। प्रतीक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि ताकत और दौलत और घमंड हर सुकून नहीं खरीद सकता। उसके अंदर एक बदलाव आ रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन प्रतीक सिंह का मैनेजर उसके पास एक फाइल लेकर आया। गरीब किसानों ने उसकी जमीनों से गुजरने वाले पानी पर झगड़ा किया था। पुराना प्रतीक सिंह होता तो अब तक इन लोगों को गांव से निकाल चुका होता। लेकिन उसने फाइल एक तरफ को रखी और कहा, कल इन सब लोगों को बुलाओ, मैं खुद उनकी परेशानी सुनूंगा। और अगले ही दिन उसने न सिर्फ उन लोगों की परेशानी सुनी, बल्कि अपनी एक ज़मीन का हिस्सा उनको पानी के इस्तेमाल के लिए भी दे दिया। ये एक नाकाबिले यकीन की बात थी। गांव वाले हैरान थे कि पत्थर दिल इंसान आज पिघल कैसे गया। यही नहीं, उसने अपने बाप के दुश्मनों, जो दो लोगों से मिलकर गुस्से में आकर कत्ल करवा चुका था, उन्हें भी माफीनामा भिजवा दिया। वो जानता था ये दुश्मनी की बुनियाद उसके अपने बाप की गलती पर थी। वो अंदर से अपने आप को साफ करना चाहता था, शायद निधि की नज़रों में इज्जतदार बनने के लिए। लेकिन ये सब करके भी प्रतीक सिंह को चैन नहीं मिल रहा था। उसे बार बार निधि का छोटा सा घर अपनी तरफ खींचता। आखिरकार वो एक दिन अपनी बेचैनी पर काबू ना पाते हुए अपनी गाड़ी निकालकर उसकी गली में पहुंच ही गया। उसने दरवाज़ा बजाया तो निधि ने ही आकर दरवाज़ा खोला। निधि ने प्रतीक सिंह को देखा तो उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों एक साथ उभरे। वो गुस्से से चीखते हुए बोली, अब आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? या अपने किए हुए एहसानों का बदला चुकाने आए हैं, या फिर ये देखने आए हैं कि आपकी कीमत पर बचने वाली जान कैसी है? ये अल्फाज प्रतीक सिंह के दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। लेकिन आज वो निधि के सामने खड़ा था। वो पुराना प्रतीक सिंह नहीं था जो अपने घमंड पर चोट खाकर गुस्से से दहाड़ता।
उसने बड़ी नरमी से कहा, मैं बदला चुकाने नहीं आया निधि। उसकी आवाज़ में एक ऐसी नमी थी जो अब से पहले कभी निधि ने नहीं सुनी थी। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाने आया हूँ। निधि को एक पल के लिए लगा कि उसने गलत सुना है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर निधि के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जिससे वो बेहद नफरत करती थी, जिसे उसकी जिंदगी ने सबसे भयानक रात उसे दिखाई। वो गुस्से से हंस पड़ी। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? तुम एक सख्त दिल और बेइंतहाई इंसान हो और मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। मैं अब वैसा नहीं रहा निधि, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा दिल अब ऐसा नहीं रहा। प्रतीक सिंह ने निधि से इल्तिजा करते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी नफरत ने मुझे बदल दिया है निधि। मुझे तुम सिर्फ एक मौका दो। कोई मौका नहीं, निधि ने गुस्से से कहा और दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि निधि के बाबा ने आवाज लगाई, कौन है बेटी? वो ये कहते हुए बाहर निकल आए और उन्होंने प्रतीक सिंह को खड़े देखा तो उनकी इज्जत में अपना सर झुका लिया। वो जानते थे कि उनके बेटे की सांस सिर्फ प्रतीक सिंह की वजह से ही चल रही है। प्रतीक सिंह ने निधि को नजरअंदाज करते हुए सीधा उसके बाप से बात की, मैं आपकी बेटी निधि का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इसे अपनी पत्नी, अपनी हवेली की इज्जत बनाना चाहता हूँ। निधि के बाप ने ये सुना तो उनकी आंखें खुशी और हैरत से फैल गई। उनके लिए तो ये किसी ख्वाब के पूरे हो जाने जैसा था। उनकी बेटी, जिसकी इज्जत दांव पर लग चुकी थी, उसे इतनी बड़ी हवेली की बहू बनने का मौका मिल रहा था। उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई और बोले, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी? प्रतीक जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। निधि पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। वो चीखी, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाप ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम अंदर जाओ बेटी, बड़ों की बात में छोटे टांग नहीं अड़ाया करते। निधि बेबसी से अपनी जगह खड़ी रह गई। एक बार फिर उसके बाप ने उसकी जिंदगी का फैसला उससे बिना पूछे कर डाला था। वो इंसान जिसे उसने अभी अभी ठुकराया था, उसका होने वाला पति बन चुका था। बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उस इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। निधि अपने फैसले पर चीखी जा रही थी। उसका पूरा वजूद इनकार कर रहा था इस शादी से, मगर उसके बाबा की आंखों में बेटी का इनकार नहीं, बल्कि उसकी एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद और प्रतीक सिंह का डर था। निधि, उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? जिस इंसान ने हमारे खानदान की इज्जत को वापस जोड़ा है, तेरे भाई की सास जिसकी वजह से चल रही है, तुम उसी को मना कर रही हो। लोग क्या कहेंगे? लोग? निधि ने गुस्से से कहा, जब आप लोग मेरी बोली लगा रहे थे तब कहाँ गए थे वो लोग? निधि के पास कहने के लिए अल्फाज थे, दलीलें थी, मगर ताकत नहीं थी। उसकी जंग वो उसी दिन हार चुकी थी जब उसके बाप ने उसे कोठे पर देकर बदले में पैसे लिए थे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। ये तैयारी निधि के लिए किसी खुशी का पैगाम नहीं, बल्कि उसकी कैद के ऐलान की तरह थी। वो एक जिंदा लाश की तरह सब कुछ देख रही थी। उसके माँ बाप बहुत खुश थे। उनके घर की बेटी इतनी बड़ी हवेली की मालकिन जो बनने जा रही थी। उसका भाई ठीक होता जा रहा था, मगर कोई ये नहीं देख रहा था कि इन सब के बदले में निधि अपने सपने और अपनी जीत की कुर्बानी दे रही थी। आखिरकार शादी का भी दिन आ गया। उसके छोटे से घर में कुछ ही करीबी लोगों को बुलाया गया। जब प्रतीक सिंह अपने कुछ खास साथियों के साथ पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में एक सनसनी सी फैल गई थी। वो एक सुलझा हुआ और अच्छा इंसान लग रहा था, मगर निधि को अभी भी उसके चेहरे में वही वैसे नजर आ रही थी जो उसने पहली रात देखी थी। जब पंडित जी ने कहा पैरों के लिए खड़े हो जाओ, तो निधि बस चुपचाप बैठी देखती रही। मंडप में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसी को देख रहे थे। निधि के बाप ने उसे झंझोड़ा, जैसे कह रहे हो कि मार खाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। निधि ने आंखें बंद की, एक आंसू उसके गाल पर बहकर निकला और वो कटते हुए खड़ी हो गई। शादी हो चुकी थी, अब विदाई का समय उसके लिए बहुत मुश्किल। उसकी हार का ऐलान था। इतना गुस्सा और नफरत होने के बाद भी उसे अपना घर छोड़ना एक दर्द दे रहा था। प्रतीक सिंह एक तरफ खड़ा ये सब देखता रहा। उसने कोई जल्दी नहीं की, कोई हुक्म नहीं दिया, बस उसे अपना वक्त लेने दिया। जब गाड़ी दोबारा उसी फार्म हाउस के सामने आकर रुकी तो निधि का दिल फट सा गया। वो जब पहली बार यहाँ आई थी तो एक कैदी की तरह उसे लाया गया था और आज एक पत्नी की तरह, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं था। वो अभी भी अपने आप को एक कैदी ही समझ रही थी। हवेली के नौकर नई मालकिन के स्वागत के लिए लाइन से खड़े थे। हर तरफ फूलों की सजावट की गई थी, लेकिन निधि को इनमें कोई खुशबू महसूस नहीं हो रही थी। वहाँ इतने छोटे घर के मुकाबले वो यहाँ इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बन चुकी थी, लेकिन निधि को वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी। ये वही कमरा, वही बेडरूम था जहां उसे लाकर पटका गया था।
और आज उसी कमरे को दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। निधि सजी सबरी दुल्हन बनी इस खूबसूरत बेड पर बैठी थी, जिसके उसने शायद कभी सपने देखे होंगे, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बेडरूम प्रतीक सिंह का होगा, उस इंसान का जिससे वो हद से ज्यादा नफरत करती थी। कुछ ही देर बाद प्रतीक सिंह कमरे में आया। निधि का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो डर से सिमटकर बैठकर कोने में हो गई। प्रतीक सिंह उसका डर समझ रहा था। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास गया और बोला, मैं जानता हूँ निधि, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। उसकी आवाज में पहली रात वाली गरज नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मैं तुम्हें इस बुरी दुनिया से महफूज कर सकूं, तुम्हें कैद करने के लिए नहीं। वो एक पल भर के लिए रुका और फिर बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मगर जब तक तुम मुझे दिल से अपना पति नहीं समझोगी, मैं भी तुम पर अपना कोई हक नहीं जताऊंगा। वो कमरे की तरफ से मुड़ा और कहते हुए कि ये कमरा अब तुम्हारा है, तुम आराम से सो जाओ, लॉन्च पर पड़े सोफे की तरफ चल दिया। निधि हैरानी से उसे देखती रह गई। वो इंसान जो उसे जबरदस्ती उठाकर लाया था, जो चाहता उसके साथ कुछ भी कर सकता था, वो आज शादी के बाद भी उसकी मर्जी का इंतजार कर रहा था। ये वो प्रतीक सिंह नहीं था जिसे निधि जानती थी। प्रतीक के इस अंदाज ने उसकी नरमी में उसके दिल में नफरत के साथ साथ एक अनजाना सवाल भी पैदा कर दिया था। अगली सुबह जब निधि की आँख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा जो सब कुछ कल हुआ वो एक सपना था, लेकिन फिर उसने कमरे की सजावट और अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखा तो उसे भरोसा हो गया कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। थोड़ी ही देर में नौकरानी नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में इज्जत थी। छोटी मालकिन, प्रतीक जी ने कहा था जब आप उठे तो आपको नाश्ता पहुंचा दिया जाए। ये खातिरदारी, ये इज्जत निधि के लिए सब कुछ नया था। नौकरानी ने निधि को बताया कि प्रतीक सिंह सुबह ही अपने कामों से हवेली से निकल गए थे। प्लॉट के हिसाब से प्रतीक सिंह को निधि का दिल जीतने में काफी दिन लगे और इन दिनों में उसने बेइंतहा सब्र का सामना किया। वो रोज सुबह निधि से उठने से पहले चला जाया करता था और रात को उसके सोने के बाद वापस आता था कि निधि को प्रतीक के होने से कोई परेशानी महसूस न हो। प्रतीक ने इस बीच निधि से कोई बात भी करने की कोशिश नहीं की और बल्कि उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। एक दिन प्रतीक ने निधि के लिए नौकरानी के हाथ कुछ किताबें भिजवाई। प्रतीक जान चुका था कि निधि को पढ़ने का शौक है। निधि ने किताबें तो ले ली, मगर उसका शक कम नहीं हुआ। ये सब उसे प्रतीक की एक चाल लग रही थी। कुछ ही दिन बाद प्रतीक निधि को बताए बिना ही उसे अस्पताल ले गया। निधि पहले तो डर गई, लेकिन जब वो उसके भाई के कमरे में लेकर गया तो वो हैरान रह गई। उसका भाई पहले से अब बहुत ज्यादा ठीक हो चुका था। उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा था। निधि के माँ बाबा भी वहीं पर थे और उन दोनों की जुबानों पर बस प्रतीक सिंह की तारीफें थी। बेटी, ये फरिश्ता है, फरिश्ता। इसने ना सिर्फ तेरे भाई को जिंदगी दी है, बल्कि हमारा सारा कर्ज भी चुका दिया था। उस दिन वापसी पर गाड़ी में खामोश रही, लेकिन ये खामोश दर्दें नहीं थी। निधि की नफरत की दीवार भी पहले दरार पड़ चुकी थी। हवेली पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर निकली तो उसने प्रतीक सिंह को थैंक यू कहा। प्रतीक ने उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। असल बदलाव उस दिन आया जब निधि रात को अपने कमरे में पानी पीने के लिए बाहर निकली तो प्रतीक सिंह को उसके पापा की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा देखा। प्रतीक के चेहरे पर एक गहरा दुख और तन्हाई थी। निधि को पहली बार वो एक जालिम और बेरहम इंसान नहीं, बल्कि एक तन्हा इंसान लगा। जाग रही हो? प्रतीक ने निधि को देखते हुए बोला और निधि ने ना सिर्फ हाँ में सर हिलाया। मेरे पापा भी ऐसे ही थे। प्रतीक ने अपने पापा की फोटो को देखते हुए कहा। जालिम, बेरहम। उन्हें लगता था कि ताकत से सब कुछ खरीदा जा सकता है और मैं भी यही समझता था। उसने निधि की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जिस दिन तुमने मेरे सामने वो कांच का टुकड़ा उठाया था, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असल ताकत इनकार में होती है, सच्चाई में होती है। तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था निधि। ये माफ़ी थी, ऐसे इंसान की माफ़ी जो कभी अपनी गलती नहीं मानता था। निधि के दिल पर जमी बर्फ की दीवार पिघलने लगी। निधि को एहसास हुआ कि प्रतीक सिंह ने कभी उसके साथ गलत नहीं किया था, बल्कि उस रात भी वो उसे बचा रहा था। धीरे धीरे उनके बीच खड़ी दीवार गिरने लगी। निधि प्रतीक सिंह से बात करने लगी थी, उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी थी। प्रतीक सिंह का प्यार और उसका सब्र आखिरकार रंग ला रहा था। एक शाम वो दोनों बाग में टहल रहे थे। 2 दिन बाद उनका रिसेप्शन था। प्रतीक सिंह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत को देखें। उसने निधि का हाथ पकड़ते हुए कहा, और मेरी इज्जत तुम हो निधि। निधि ने अपना हाथ पीछे नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में देखा
जहां उसके लिए बेपनाह प्यार और इज्जत थी। निधि के होठों पर महीना बाद एक सच्ची मुस्कुराहट आई। वो जान चुकी थी कि इस पत्थर दिल इंसान में भी एक दिल धड़कता है, जिसे जितना सिर्फ और सिर्फ निधि की किस्मत में लिखा था। रिसेप्शन की सुबह हवेली में एक जश्न का माहौल था। दूर दूर से आए मेहमान और रिश्तेदारों, गांव के लोगों की बातें और उनकी हंसी गूंज रही थी, और फूलों की महक, खुशियों के रंग हर तरफ बिखरे हुए थे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निधि के लिए था। वो अब एक सहमी हुई और बेबस लड़की नहीं थी, बल्कि हवेली की इज्जत और प्रतीक सिंह की पत्नी थी। निधि को तैयार करने के लिए शहर से बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाया गया था। जब वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी, तो उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही चेहरा था जिस पर नील और कभी चोटों के निशान हुआ करते थे, लेकिन आज उस पर खुशी और सुकून का पहरा था। उसका दिमाग उसकी पुरानी जिंदगी में झांकने लगा। वही पहली रात जो वो इस हवेली में कैदी बनकर आई थी, और आज जब वो इस हवेली की मालकिन बन चुकी थी। प्रतीक सिंह का सब्र, उसकी इज्जत, उसका बदला हुआ अंदाज, निधि की बगावत ने प्रतीक सिंह के पत्थर दिल को तोड़कर उसको बदल कर रख दिया था। ये सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था नफरत से शुरू होने वाला ये सफर प्यार की इतनी खूबसूरत मंजिल पर आ सकता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब निधि पूरी तरह तैयार हो गई तो कमरे का दरवाजा खोला और प्रतीक सिंह अंदर आया। उसने आज तक निधि को इस रूप में नहीं देखा था। कुछ पल के लिए वो बस निधि को देखता रह गया। उसकी आंखों में तारीफ, प्यार और गर्व के जज्बात थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तो चांद को भी तुमसे जलन हो रही होगी। निधि प्रतीक की तारीफ पर शर्मा गई। प्रतीक निधि के पास आया और उसके हाथ में एक खूबसूरत सा मखमल का डिब्बा दे दिया। जब निधि ने उसे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें एक खूबसूरत खानदानी हीरो का हार था। ये निधि कुछ कहने ही वाली थी कि प्रतीक सिंह ने उसे रोक दिया। ये सिंह परिवार का खानदानी हार है, उसने बड़ी ही नरमी से कहा। यह हार मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया था, और मेरी माँ ने मरने से पहले इसे मेरे हवाले कर दिया था कि मैं अपनी पत्नी को इसे दे दूं। आज इस हार को मैं उसकी असल मालकिन के हवाले कर रहा हूँ। आज से तुम सिर्फ मेरी बीबी ही नहीं, इस हवेली और हमारे खानदान की बराबर की हिस्सेदार हो। ये कहकर प्रतीक सिंह ने खुद वो हार निधि के गले में पहनाया। निधि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ एक हार नहीं था, ये उसका हक था, उसकी कबूलियत का ऐलान था। आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि प्रतीक सिंह की सबसे बड़ी ताकत उसकी दौलत जमीनें नहीं, उसकी पत्नी है। जब वो रिसेप्शन के लिए हॉल में जाने के लिए रवाना हुए तो गाड़ी में अब वो खामोशी नहीं थी जो पहले उनके सफर का हिस्सा हुआ करती थी। आज वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रिसेप्शन के लिए शहर का सबसे बड़ा हॉल लिया गया था। वहां पर हजारों मेहमान थे। देश के नाम पर सियासत करने वाले और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे। पूरा हॉल लाइटों से जगमगा रहा था। जैसे ही गाड़ी पोर्च पर रुकी, सब कैमरा और लोगों का रुख उन दोनों की तरफ हो गया। प्रतीक सिंह गाड़ी से उतरा और उसने निधि के लिए दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। निधि ने एक पल के लिए सब लोगों को देखा, जहां उसे हर आंखों में सवाल दिखाई दे रहे थे। उसे लगा जैसे वो कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन उसने फिर प्रतीक सिंह के चेहरे को देखा, जिस पर उसके लिए पूरा भरोसा और प्यार दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ प्रतीक सिंह के हाथ में दे दिया। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हॉल में एंटर हुए, सब लोगों में बातों की लहर दौड़ गई। कुछ लोग जो निधि की असलियत जानते थे, वो एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसा रहे थे, ये वही लड़की है ना। इसके लिए प्रतीक सिंह ने एक आवाज उभरी कि प्रतीक सिंह की एक निगाह ने उसे आवाज को वही दबा दिया। वो गर्व से सर उठाकर अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थामे स्टेज की तरफ जा रहा था। प्रतीक सिंह का ये अमर लोगों के लिए ऐलान था कि उसकी पत्नी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। निधि ने प्रतीक के इस इत्मीनान को महसूस किया तो उसका डर भी जाता रहा। उसने सब लोगों का सामना बड़े ही गर्व से किया। आज जजमेंटल भी अपना सर बुलंद किया, और तमाम वो दोनों दुनिया को मिलकर बता रहे थे कि उनका रिश्ता कोई मजबूरी नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार का है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले स्टेज पर पहुंचे, एक ऐसी जोड़ी की तरह जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए काफी थे। स्टेज पर बैठकर निधि ने एक नई दुनिया देखी। कल तक जो लोग उसे जानते भी ना थे, आज उसे बधाई देने के लिए लाइन में खड़े थे। वो हर एक से बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ मिल रही थी। निधि के इस बदलाव पर प्रतीक सिंह दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था।
उसने एक डरी हुई चिड़िया को मालकिन बनते हुए देखा था। इस वक्त एक ऐसा वाकया हुआ जिसने प्रतीक सिंह की इज्जत निधि के दिल में हमेशा के लिए नक्श कर दी थी। प्रतीक सिंह के पापा के दुश्मनों में से एक, जिनसे उनकी खानदानी दुश्मनी चल रही थी, वो स्टेज की तरफ आए। एक पल के लिए माहौल में तनाव पैदा हुआ, लेकिन उनके चेहरे दुश्मनी को लेकर नफरत में नहीं बल्कि अजीब सी नरमी और मुस्कुराहट थी। उन्होंने पास आकर कहा, प्रतीक सिंह, आप अपने बाप से एक बेहतर इंसान निकले। उन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी पाली और तुमने दुश्मनी खत्म कर कर सबके दिल जीत लिए हैं। उन्होंने निधि की तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें प्रतीक जैसा हस्बैंड मिला। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अपने हस्बैंड की तारीफ एक पुराने दुश्मन के मुंह से सुनना निधि के लिए एक नाकाबिले यकीन एक्सपीरियंस था। आज निधि को सच में यकीन हो गया था कि प्रतीक सिंह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बदल चुका है। निधि ने स्टेज से नीचे देखा जहां उसके माँ बाबा और भाई बैठा था। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की ऐसी चमक थी जो निधि ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रतीक सिंह ने निधि की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये तुम्हारा परिवार है निधि, और आज से मेरा भी। जब निधि के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था, उसने प्रतीक सिंह के चेहरे की तरफ को देखा जो मेहमानों से बात कर रहा था। उसके अंदाज में अब गुरूर नहीं बल्कि नमी और प्यार था। निधि को अब शिद्दत से एहसास हुआ कि जैसा कि प्लॉट में बताया गया था कि प्रतीक सिंह के अंदर एक नरम दिल इंसान भी बसता था जिसे निधि ने आज पहचाना था। वो बेरहम नहीं था। उसने तो कभी निधि के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं था। उस रात अगर प्रतीक सिंह उसे वहां से ना निकालता तो ना जाने आज उसका क्या हाल हुआ होता। उसने तो निधि की इज्जत को बचाया था। असल मुजरिम तो उसके हालात, उसके बाप की मजबूरियां थी। प्रतीक सिंह ने तो उसे इस दलदल से निकाला था। ये सब सोचते हुए निधि की आंखों में आंसू आ गए। प्रतीक ने परेशान होते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? निधि ने रोते हुए मुस्कुराया और बोली, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। प्रतीक सिंह निधि की आंखों में अपने लिए प्यार और सच्चाई देख सकता था। प्रतीक ने हजारों लोगों के सामने निधि का हाथ अपने होठों पर लगाया और बोला, तुमने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। तुमने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। निधि, इस रिसेप्शन के मौके पर उनके रिश्ते पर मोहर लगा दी गई। कई महीने बीत गए और हवेली का माहौल पूरे तरीके से बदल चुका था। वहां अब डर और सन्नाटे का नहीं बल्कि प्यार और हंसी का राज था। एक शाम निधि बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि तभी प्रतीक सिंह उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? निधि ने किताब बंद की और प्रतीक के कंधे पर सर रखकर बोली, बस यही सोच रही थी। जिस कहानी की शुरुआत इतनी नफरत और खौफ से हुई थी उसका अंजाम इतना खूबसूरत भी हो सकता है। प्रतीक सिंह मुस्कुराया और बोला, कहानी की शुरुआत एक पत्थर दिल से हुई थी निधि, जिसे पिघलाने का हुनर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास था। उन दोनों का प्यार यूं ही गहरा होता गया। प्रतीक सिंह ने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो बदल सकता है, और निधि ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, एक ऐसी मोहब्बत के साथ जीने लगे जो एक नफरत की राख से पैदा हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।